हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो ये हमारी क्लास जो होगी हिंदी साहित्य की होगी। हिंदी साहित्य की क्लास होगी जिसमें हम प्रमुख रासो ग्रंथ, रचनाकार और उनकी रचनाएं, जो रासो ग्रंथ थे उनके रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त ये वीडियो होने वाली है, यानी कि आपको डिटेल में नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट के माध्यम से हम बताएंगे कि प्रमुख रासो ग्रंथ के बारे में और उनके रचनाकार के बारे में। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को देखिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है, तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को देखिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे कि क्या है। तो आदिकाल और वीर गाथा काल में आदिकाल को ही क्या कहा गया, वीर गाथा काल कहा गया। ठीक है, आदिकाल को क्या कहा गया, वीर गाथा काल। और इसी काल में रासो ग्रंथ आया और रासो ग्रंथ के बारे में तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो रासक से हुई है। किससे हुई है, रासक शब्द से हुई है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो अधिकतर जो रासो ग्रंथ हैं वो अप्रमाणित हैं। ठीक, अगले पॉइंट की बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है आदिकालीन हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय छंद जो था वो दोहा था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आदिकालीन का जो है हिंदी साहित्य, आदिकालीन हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय छंद क्या रहा, तो वो क्या था, दोहा था आपका। ठीक है, फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डिंगल शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं के लिए किया जाता है। तो किस शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं के लिए किया जाता है, तो डिंगल शैली उसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पिंगल शैली का जो प्रयोग है वो कोमल भौं की अभिव्यंजना के लिए होता था। ठीक है, तो केवल अभिव्यंजना के लिए कौन सा होता था, पिंगल शैली का, और वीर रस की रचनाओं के लिए क्या होता था, डिंगल शैली का प्रयोग होता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो रासो ग्रंथ से रिलेटेड थी। अब चलिए बढ़ते हैं रचनाकार की तरफ जिन्होंने ये रासो ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, तो पहले आते हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के बारे में जान लेते हैं, कौन है चंद्रवरदाई। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि चंद्रवरदाई जन्म संवत 1205 तदनुसार 1148 ईस्वी लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ इनका जन्म हुआ। अगली बात करते हैं अगले पॉइंट में कि उनकी मृत्यु जो है संवत 1249 तदनुसार 1192 ईस्वी हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। तो किसके मित्र थे ये, पृथ्वीराज चौहान के। कौन, चंद्रवरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की। तो ये इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चंद्रवरदाई ने किस रासो ग्रंथ की रचना की, तो किस ग्रंथ की, हिंदी ग्रंथ की रचना की, तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगले पॉइंट क्या है हमारा, चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि हिंदी का पहला कवि किसको कहा जाता है, तो चंद्रवरदाई को। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन प्राप्त बन जाता है एक और कि हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान किसको प्राप्त है, पृथ्वीराज रासो को। और हिंदी का पहला कवि कौन है, चंद्रवरदाई। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल भाषा में कहा है। पिंगल कहा है जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। तो पिंगल जो भाषा है वो किसका पर्याय है, ब्रज भाषा का। ठीक है, इसलिए चंद्रवरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि, ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, तो चंद्रवरदाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता है। अगला पॉइंट है हमारा रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई है। इसमें उसके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है, अतः इसमें वीर और श्रृंगार रस, दो ही रस हैं, वीर और श्रृंगार रस। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि रासो जो ग्रंथ पृथ्वीराज चंद्रवरदाई द्वारा जो लिखा गया है उसमें किन दो रसों की बात की गई है, तो वो होंगे आपके वीर रस और श्रृंगार रस। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रचनाकार की तरफ। अगले रचनाकार का नाम है जगनिक। ठीक है, जगनिक आपके अगले रचनाकार हैं। पहला पॉइंट है कि जगनिक महोबा के चंदेल राजा परमर्द देव परमाल
1165 या 1203 ईस्वी के समकालीन जिझौतिया नायक परिवार में जन्मे कवि थे। इनका पूरा नाम जगनिक नायक था। तो इनका पूरा नाम क्या था? जगनिक नायक। ठीक है। इन्होंने परमाल के सामंत और सहायक महोबा के आला उदल को नायक मानकर आलाखंड ग्रंथ की रचना की। तो आलाखंड ग्रंथ की रचना कर रहे हैं कौन? जगनिक। किसकी रचना कर रहे हैं? आलाखंड की। ठीक है, रचना की, जिसे लोक में आला नाम से प्रसिद्धि मिली। तो आला नाम से प्रसिद्धि मिली किसको? आलाखंड नाम के जो ग्रंथ लिखा था जो जगनिक ने, उसको। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। इसके रचयिता जगनिक हैं। तो जगनिक ने कौन सा रासो ग्रंथ लिखा था? तो उसका नाम है परमाल रासो। ये यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, +1। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से बनेगा आपका। दूसरा पॉइंट है, ये कालिंजर तथा महोबा के शासक परमाल यानी कि परमर्द देव के दरबारी कवि थे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आलाखंड में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और ऊदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया था। तो आलाखंड में किसका वर्णन किया गया था? तो आला और ऊदल नाम के 2 वीर चरित्र थे, उनका विस्तृत वर्णन किया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आलाखंड की जगनिक द्वारा लिखी गई कोई भी प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। तो कोई भी प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है आलाखंड की। चलिए बढ़ते हैं अगले रचनाकार की तरफ। अगले रचनाकार का नाम है, यानी कवि का नाम है हमारे जो है नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल। तो पहला पॉइंट है, नरपति नाल पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की सुप्रसिद्ध रचना वीसल देव रासो के कवि थे। तो यहाँ से 1 नंबर यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, बन सकता है 1 नंबर। तो रासो ग्रंथ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हर एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं इनके। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस रचना में उन्होंने स्वयं को कहीं नरपति लिखा है। तो इन्होंने खुद को नरपति लिखा है और कहीं पर नाल भी लिखा है। ठीक है, नाल। संभव है कि नरपति उनकी उपाधि रही होगी और नाल उनका नाम रहा होगा। ठीक है, हो तो ये ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो बीसल देव रासो ग्रंथ की इन्होंने रचना की। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि उनके जीवन से जुड़ी अधिकांश बातें, जैसे कि उनका समय का कब का है और वे कहाँ के निवासी थे आदि, अज्ञात हैं। जैसा कि शुरुआत में ही बताया था कि ये सभी जो रासो ग्रंथ है अप्रमाणित हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। बीसल देव रासो की रचना 14वीं शती विक्रमी की मानी जाती है, इसलिए नरपति नाल का समय भी इसी के आसपास का माना जा सकता है। बीसल देव रासो अपभ्रंश हिंदी में लिखी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बीसल देव रासो किस में लिखी गई? तो अपभ्रंश हिंदी में लिखी गई। यहाँ से 1 नंबर यहाँ से आपका बनने के चांसेस हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नरपति नाल को डिंगल का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। किस शैली का? डिंगल शैली का प्रसिद्ध कवि किसको माना जाता है? नरपति नाल को। ठीक है, तो ये हमारे कवि हुए। अगले कवि की बात करते हैं, दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि दलपति विजय भारतीय कवि थे जिन्हें खुमान रासो का रचयिता माना जाता है। तो खुमान रासो का रचयिता किसे माना जाता है? दलपति विजय को। यहाँ से भी आपका 1 नंबर बन सकता है। तो प्रमुख 5 या 6 रासो हैं, ग्रंथ हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ही आपके, तो इसलिए लास्ट तक देखें और किस तरह से किसने रचनाकार ने कौन सा रासो ग्रंथ लिखा है वो देखें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश कुमार के युद्धों का चित्रण है। और अगला पॉइंट है, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। तो इस रासो ग्रंथ में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंद प्रयुक्त हैं। इसकी भाषा जो है राजस्थानी हिंदी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो खुमान रासो है जो कि दलपति विजय ने लिखा है, उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान में रखें। यानी कि अगले जो हमारे कवि हैं, सारंगधर। सारंगधर
सारंगधर के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं कि सारंगधर ने क्या मतलब कौन सा ग्रंथ लिखा। ठीक है, सारंगधर मध्यकाल के एक आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन थे वो, एक आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने सारंगधर संहिता नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की। सारंगधर का जन्म 13वीं या 14वीं सदी के आसपास माना गया है। दूसरा पॉइंट है कि सारंगधर संहिता में ग्रंथकार ने कुछ ही जगह अपने नामों का उल्लेख किया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि आचार्य सारंगधर केवल चिकित्सा शास्त्र के मर्मज्ञ ही नहीं थे, अपितु कवित्व शक्ति से संपन्न एवं विविध शास्त्रों के ज्ञाता थे। कौन? सारंगधर। अगला पॉइंट है कि आचार्य सारंगधर के नाम से 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, तो इनके 2 प्रसिद्ध और भी ग्रंथ हैं, एक है सारंगधर संहिता और एक है सारंगधर पद्धति। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इनके 2 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक सारंगधर संहिता है और एक सारंगधर पद्धति है। अगला पॉइंट है कि सारंगधर ने अपभ्रंश भाषा में हम्मीरदेव पर एक काव्य लिखा है। ठीक है, हम्मीरदेव पर एक काव्य लिखा है। हम्मीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य 1875 में लिखा। तो इन्होंने कौन सा रासो ग्रंथ लिखा है? तो हम्मीर रासो ग्रंथ लिखा है। ठीक है, किसने? सारंगधर ने। तो ये यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम्मीर रासो ग्रंथ किसने लिखा है? सारंगधर आपका आंसर हो जाएगा उसका। तो अगले हमारे आते हैं कि नल सिंह भाट। ठीक है, नल सिंह भाट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि नल सिंह भाट कौन थे। तो पहला पॉइंट है कि विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह भाट हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो विजयपाल रासो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? तो ये यहाँ से 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? तो नल सिंह भाट आपका आंसर हो जाएगा। इनके आश्रित कवि के रूप में नल सिंह का नाम आता है, तो इनके आश्रित कवि के रूप में नल सिंह का नाम आता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दूसरा पॉइंट है नल सिंह भाट कृत इस रचना के केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं। तो कितने छंद उपलब्ध हैं? 42 छंद उपलब्ध हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि विजयपाल जिनके विषय में यह रासो काव्य है वो विजयगढ़ करौली के यादव राजा थे। ठीक है, तो ये एक यहाँ से एक पॉइंट बनता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है कि विजयपाल रासो ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की? तो उसका आंसर हो जाएगा नल सिंह भाट। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार जिन्होंने प्रमुख रासो ग्रंथ लिखे थे उनके बारे में हमने जानकारी ली और उनके बारे में यहाँ पर लेक्चर था। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने ये पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, और शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो आपके यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यूपी टीजीटी और आपके अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी से रिलेटेड, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है हिंदी की क्लास। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए रचनाकार के साथ हिंदी साहित्य की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।